तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के जो तीसरा चैप्टर है इतिहास का। आपका इतिहास का चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो भूमंडलीय कृत विश्व का बनना जो तीसरा चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले जो दूसरा चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद और पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका है। नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं, या तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में 90% का टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में भूमंडलीकृत विश्व का बनना में आज हम सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय और फिर लास्ट में देखेंगे दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब कि इस वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना से जहीं कहाँ से भी जहाँ भी जिस तरीके से, चाहे हार्ड से हार्ड चाहे आपके इजी से इजी क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, मेरा वादा है आप लोगों से। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स आप लोग साथ ही साथ बनाते चलिए। जैसे ही मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज खत्म कर दूंगा तो वैसे ही 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद फिर आप लोगों का कोई नहीं रोक सकता 90% लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो का टारगेट हमने रखा है 500 लाइक का। कितना? 500 लाइक का हमने इस वीडियो का टारगेट रखा है। एक लाइक देके एक प्यारा सा कमेंट देकर ही वीडियो देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। तो चलिए, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि जो दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। सोने के लिए, हीरो के लिए, कोयला खाने के लिए, कि तांबा की खान के लिए? बताइए, इनमें से किनके लिए एल डोराडो प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूँगा आप लोगों को, सोने के लिए, सोने के लिए एल डोराडो प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न नंबर दूसरा, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? 1850 में, 1860 में, 1885 में, 1890 में? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? तो 1890 में हुआ था। कब? 1890 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्नों आप नोट्स बनाते चलिए और रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना? ऑप्शन डी प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? रिंडर पेस्ट, मैड काऊ, की फुट माउथ, की एथेंक्स? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब 1890 के दशक में अफ्रीका में एक बीमारी फैली थी, पशु बीमारी, वो कौन सी थी? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए रिंडर पेस्ट, उसका नाम क्या था? रिंडर पेस्ट था, उसका नाम क्या था? रिंडर पेस्ट था। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर चौथा है कि अफीम कहाँ निर्वात किया जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि अफीम कहाँ निर्वात किया जाता था? ब्रिटेन, चीन, वर्मा, कि फ्रांस? जो अफीम है वो कहाँ निर्यात किया जाता था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कहाँ पे? चीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चीन में निर्यात किया जाता था। चलिए, प्रश्न नंबर पांचवा जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस आप लोग बहुविकल्पीय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 1929 में हुआ था। कब? 1929 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? कह रहा है कि जो विकासशील राष्ट्र थे उन्होंने कौन सा संगठन समूह बनाया था? G7, G15, G20 की G77? बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। G77 समूह बनाया था उन्होंने। ठीक है, G77 संगठन समूह बनाया विकासशील राष्ट्रों ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और प्रश्न नंबर 7वां देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो अनुबंध को किस रूप में परिवर्णित किया गया है। दास्ता की प्रथा, दास्ता से मुक्ति, अनुबंधित दास्ता कि मजदूर। बताएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा दास्ता की प्रथा। क्या? दास्ता की प्रथा। तो ये जितने क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कुछ हमने हाईलाइटेड जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बार बार रिपीटेशन होते हैं वही बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बताया है, और यहाँ से अगर तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर बहुविकल्पीय जाएगा नहीं इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ये तो दीर्घ आप लोगों का बहुविकल्पीय हो गया। अब हम अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हेडिंग डालिए अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि पहला प्रश्न आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ। कह रहा है कि विश्व युद्ध के बाद जो विश्व का पुनर्निर्माण हुआ वो किस प्रकार हुआ। तो सिंपल में उत्तर देना आप लोगों को कि अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया। अमेरिका विश्व की प्रमुख एवं राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया तथा सोवियत संघ कम्युनिस्ट के नेता के रूप में विश्व महाशक्ति बनकर उभरा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बस आप लोगों को लिखना है कि विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ। तो भाई उस समय क्या हुआ कि अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया था, और उसमें जो सोवियत संघ था वो कम्युनिस्ट के नेता के रूप में विश्व महाशक्ति बनकर उभरा था। तो बस 2 नंबर के लिए आता है, बस इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार प्रयोग किया गया था। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार प्रयोग किए गए थे। तो सिंपल उत्तर देना है कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का उपयोग किया गया था, जिसमें आपका मशीन गन, टैंक था, हवाई जहाज था और कुछ रासायनिक हथियार आदि शामिल थे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार प्रयोग किए गए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है आप लोगों का? दूसरा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर दूसरा है, और इसी के साथ बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा है कि रेशम मार्ग क्या था। रेशम मार्ग क्या थे। ठीक है, तो सिंपल में जवाब देना आप लोगों को कि रेशम मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। ठीक है, कह रहा है कि रेशम मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक ऐसा मार्ग था, एक ऐसा रास्ता था जो किसको जोड़ता था, एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था उसको। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रेशम मार्ग, और उस मार्ग से रेशम की सप्लाई ज़्यादा की जाती थी, इसलिए वहाँ पे रेशम मार्ग उसका नाम रख दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय उद्यमियों ने भारतीय उद्यमियों ने किसका अनुसरण किया। भारतीय उद्यमियों ने किसका अनुसरण किया, तो आपको आंसर लिखना है कि भारतीय उद्यमियों ने यूरोपीय उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया, जिसमें पर्यटकों को स्थानीय और आयातित कलाकृतियां बेचा करते थे। ठीक है, कर रहा है भारतीय उद्यमियों ने किसका अनुसरण किया है, तो भारतीय उद्यमियों ने यूरोपीय उपनिवेशवादों का अनुसरण किया, जिसमें वो क्या करते थे, पर्यटकों को स्थानीय और आयातित कलाकृतियां क्या करते थे, बेचा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे। बहुत प्यारा प्रश्न है कि महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे। तो देखिए आपको उत्तर लिखना है कि कृषि उत्पादन की अधिकता से कृषि उत्पादकों के मूल्य कम हो गए और यूरोप के बैंक धराशायी हो गए तथा बैंकों ने घरेलू तथा ऋण वापस लेना शुरू कर दिया। महामंदी जब हुआ था, महामंदी के बाद कौन से ऐसे कारक उत्तरदायी शामिल हुए थे, तो भाई जिस समय महामंदी हुआ ना तो उस समय बहुत ही ज़्यादा उत्पादों के मूल्य कम हो गए थे और यूरोप के जो बैंक थे वो धराशायी हो गए और बैंकों ने घरेलू तथा ऋण वापस लेना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो 5 हमने अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बता दिया, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर से इतने ही 5 महत्वपूर्ण आप लोगों का अति लघु उत्तरीय तैयार करके जाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और इससे प्रश्न बनना तय है। मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो पहला ही प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। यह प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, यह तो पूछ सकता है कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने में ब्रेटन वुड्स ने क्या भूमिका निभाई। ठीक है,
कह रहा है विश्व अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने में ब्रेटन वुड्स ने क्या भूमिका निभाई। तो दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, चाहे विश्व अर्थव्यवस्था में सुनिश्चित करने में ब्रेटन वुड्स ने क्या भूमिका निभाई। तो देखिए उत्तर आपको लिखना है बहुत अच्छे तरीके से, क्या कि दो विश्व युद्धों के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चलिए देखते हैं कौन कौन से निर्णय लिए गए। तो जिसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई और इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसके बाद सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्या की गई थी। तो यह प्रश्न बहुत, इसको मार्क लगा दीजिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यह तो पूछेगा कि महामंदी समूचे विश्व में क्यों आई, स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह प्रश्न महामंदी के कारणों की व्याख्या करने के लिए बोला है और यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इसकी कारण की व्याख्या करेंगे हम। तो लिखना है, हमें उत्तर लिखेंगे कि वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी के लिए मुख्य कारण से दो कारक उत्तरदायी थे। कौन कौन दो कारण उत्तरदायी थे महामंदी के? तो पहला देखिए, पहला कारक लिखिए हेडिंग डाल के, पहला कारक था कि कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहता था और इससे कृषि उत्पादों का मूल्य और भी गिर गया, ठीक है। और दूसरा जो कारक था वो क्या था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया और इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया। जैसे में स्टर्लिंग अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था और इसे ऋण वापसी के नाम से जाना गया। और किसान क्या हुआ कि उपज नहीं बेच सके, परिवार बर्बाद हो गया, ठीक है। परिवार क्या हो गया? बर्बाद। जब महामंदी हुआ तो जो ऋण उन्होंने बैंक ने दिया था, बैंक ऋण वापस लेना चालू कर दिया और उन्होंने ऋण देना भी बंद कर दिया। ऋण देना बंद कर दिया और जो ऋण अपने दिया था पहले उसको लेना वापस कर दिया, ठीक है। व्यवसाय बंद हो गए। अंततः अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धराशायी हो गई क्योंकि बैंक जो निवेश थे उन्होंने एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में क्या थे? असमर्थ थे, ठीक है। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से क्या हो गया? ठप हो गया। अब दिख रहा है पूरा आप लोगों को। तो यह जो प्रश्न है भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। इसको आराम से देखिए। यहाँ पे मेरी स्याही खत्म हो गई थी तो इसलिए थोड़ा डार्कनेस आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के बताऊँ तो अच्छे से आप इसको थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्याही मेरी खत्म हो गई थी पेन की और यहाँ से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को बताया हूँ, आप लोगों को लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। बस इस चैप्टर के यही महत्वपूर्ण दो प्रश्न हमको बहुत अच्छे लगे थे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से और इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और देखेंगे पहला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इन्हें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आईएमपी है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये जो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का है बहुत बार पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इन्हें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से क्योंकि दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम मानव के लिए और आर्थिक रूप से काफ़ी भयावह रहा। यह प्रथम विश्व युद्ध 1939-1945 के 2 दशकों के बाद प्रारंभ हो गया, ठीक है। यह युद्ध धुरी शक्तियों
नाजी जर्मनी, जापान और इटली और मिस्र राष्ट्रों ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच लड़ा गया। कौन? द्वितीय विश्व युद्ध। और इस युद्ध में कम से कम क्या था? 6 करोड़ लोग 1939 में विश्व की जनसंख्या का लगभग 3% मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए। समझिए कितना भयंकर यह युद्ध था, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए युद्ध के बाद का बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संसाधन। तो युद्ध के आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 मुख्य सबक तैयार किए। कौन कौन से सबक तैयार किए थे? तो पहला सबक था यह कि वृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग की आवश्यकता थी। कह रहा है कि वृहत उत्पादन पर जो आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग की आवश्यकता थी और वृहत उपभोग के लिए उच्च और अस्थायी आय की आवश्यकता थी तथा अस्थायी आय के लिए पूर्ण और स्थिर रोजगार की आवश्यकता थी और इसके लिए सरकार को आवश्यकता कदम उठाने चाहिए थे। ठीक है, इसके लिए सरकार को आवश्यकता कदम उठाने चाहिए थे। यहाँ पूरा दिख रहा है आप लोगों को। ये तो पहला सबक था। इसके बाद दूसरा सबक उनको मिला कि एक देशों दूसरे देश से आर्थिक संपर्कों से संबंधित था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य पाया जा सकता था यदि वस्तुओं, पूंजी और श्रम के प्रवाहों को नियंत्रण करने की शक्ति केवल सरकार के पास होती। तो इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। ठीक है, तो 2 सबक हमने बता दिया। पहला सबक ये, दूसरा सबक था। इसके बाद हेडिंग आपको डालना है, लास्ट हेडिंग है कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना। कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना कैसे हुआ? तो देखिए, पहला, सदस्य राष्ट्रों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यहाँ से कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जो कि विश्व बैंक के नाम से जाना जाने वाला है था, इनकी स्थापना की गई। और IMF तथा विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें जिसे कहते हैं, ब्रेटन टून को भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्था से जोड़ने वाली व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो राष्ट्रीय मुद्रा ने स्थिर विनिमय दर का पालन किया और अमेरिकी डॉलर स्थित रहता था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार और आय में अस्थायी वृद्धि के युग का उद्घाटन किया। देखिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा बना के लिखा है। तो इसको आप लोगों को नोट के अपने तरीके से इसको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निक से कि क्या क्या चीज़ इसमें हम याद करेंगे कि उसको लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाए। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ जो यहाँ पे है आप लोगों को, जैसे IMF तथा विश्व बैंक वुड्स स्थापना हुआ, ये कुछ जो मेन पॉइंट्स है, जो स्थिर विनिमय दर के पालन किया गया। ठीक है, ये कुछ फैक्ट चीज़ आपको 4-5 फैक्ट याद कर लेना, बाकी अपने से बनाकर उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पूरा तो याद हो नहीं पाएगा। तो जो मेन पॉइंट है, देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट वर्ड्स दिया है, तो कुछ मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइटेड याद कर लीजिए, वही प्रश्न में लिख के और अपने से उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, बना के थोड़ा बहुत, और ये हाईलाइटेड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम का ध्यान इसी पर जाए। ये सभी काम करते चलना है आप लोगों को। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन में लोगों के आर्थिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन किया? कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन में जो लोगों के आर्थिक जीवन है उनमें किन प्रकार का परिवर्तन किया। या तो यही प्रश्न एक तरीके से और पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व के जो आर्थिक हालातों के विषय में संक्षेप में लिखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व का क्या हालात रहा। ठीक है, तो उसमें संक्षेप में वर्णन करने के लिए बोला है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर इस पृष्ठ में है। क्या है कि इस महायुद्ध से पूर्व ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, किंतु युद्ध के पश्चात सबसे लंबा संकट भी इसे ही झेलना पड़ा। किसे? ब्रिटेन को। इसके बाद पहले हेडिंग डालना है कि भारत और जापान से प्रतिस्पर्धा। भारत और जापान से प्रतिस्पर्धा पहली हेडिंग है। इसमें लिखना है कि विदेशी कर्ज। इस युद्ध के समय भारत और जापान में उद्योग विकसित हो रहे थे। ऐसे में जो ब्रिटेन को भारतीय बाजार में
पहले वाली स्थिति को पाना मुश्किल हो गया था। इसके अतिरिक्त जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध में हुए खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जो कर्ज लिया था उसकी भरपाई भी करना आवश्यक था। ऐसे में प्रथम महायुद्ध के पश्चात ब्रिटेन पर भारी कर्जों का क्या बन गया, दबाव बन गया था। तो ये तो आपको भारत और जापान से प्रतिस्पर्धा में हेडिंग डाल के लिखना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको बनाना है कि आर्थिक उछाल का अंत। आर्थिक उछाल का अंत तो कह रहा है कि इस महायुद्ध के कारण जो विश्व में आर्थिक उछाल का माहौल उत्पन्न हो गया था, क्योंकि जो मांग और उत्पादन तथा रोजगारी में बढ़ोतरी हुई, किंतु युद्ध के पश्चात जब यह उछाल शांत हुआ तो उत्पादन गिरने लगा तथा जो बेरोजगारी बढ़ने लगी। और 1919 में ब्रिटेन में प्रत्येक 5 में से एक ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश मजदूर को बेरोजगार था। ठीक है, ये आपको आर्थिक उछाल का अंत आपको लिख देना है। इसके बाद व्यय में कटौती, कि व्यय में कटौती भी की गई कि ब्रिटिश सरकार ने अब भारी भरकम युद्ध संबंधित व्यय में भी कटौती की, मतलब व्यय में भी कटौती शुरू कर दी थी, जिसमें शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। ये आपको व्यय में कटौती में लिख देना है। और यह जो अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग क्या है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का कमज़ोर हो जाना, मतलब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना। ये आपका अगली हेडिंग है कि युद्ध के समय तक पूर्वीय यूरोप गेहूं की आपूर्ति का एक बड़ा केंद्र था, किंतु युद्ध के दौरान तो सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में रही। केवल कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और बाज़ारों में इसकी अधिकता हो गई। अनाज की कीमतें गिरने लगी, जिससे किसान कर्ज में क्या होने लगा, डूबने लगा। ये प्रश्न नंबर दूसरा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि प्रथम विश्व युद्ध में, मतलब प्रथम विश्व युद्ध मतलब युद्ध हुआ तो उसके बाद आर्थिक हालात कैसे थे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि आर्थिक हालात कैसे थे। हमने बहुत अच्छी तरीके से एक एक करके पॉइंट आपको पढ़ते हुए सुनाया है और नोट्स बनाया हुआ, आप लोगों को बस नोट करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यह लास्ट प्रश्न है आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय का। 3 ही दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न था इस चैप्टर में, भूमंडलीय विश्व का बनना में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या है। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। या तो कहेगा कि महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। ठीक है, कि महामंदी हुआ था उस समय क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे बहुत बार एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न, इसलिए हमने इसको लिया है। कह रहा है कि वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के जो अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। ठीक है, ये तो प्रश्न हम लोग देखबे किए हैं। ये इस प्रकार का प्रश्न उसमें भी था, लघु उत्तरीय में भी था। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में भी आ गया है। तो पहला कारक देखो, उसमें भी तो यही सेम चीज लिखा था मैंने। पहला कारक क्या है कि कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था और इससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया और किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया और इससे स्थिति खराब हो गई तथा कृषि उत्पादनों का मूल्य भी क्या हो गया, गिर गया। ये तो पहला कारक था। दूसरा कारण क्या था इसका, दूसरा कारक पड़ा कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था और अमेरिकी पूंजीवादियों ने देश को ऋण देना बंद कर दिया और इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया, जैसे में स्टर्लिंग था। फिर एक पॉइंट बना के लिखना है कि अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था और इसे ऋण वापसी के नाम से भी हम क्या करते हैं जानते हैं। जो किसान था वो उपज नहीं बेच सके, परिवार तबाह हो गए और व्यवसाय ठप हो गए। अंततः अमेरिका की जो बैंकिंग प्रणाली थी वो धराशायी हो गई क्योंकि बैंक जो है निवेशों, एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में क्या थी, असमर्थ थी। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था और जिससे विश्व व्यापार तो बुरी तरह से क्या हो गया, नष्ट हो गया था। इसके बाद अगली हेडिंग डालना है आप लोगों को भारत और महामंदी में, कि भारत में महामंदी क्या हुआ। ठीक है, तो भारत और महामंदी हेडिंग डाल के लिखना है इसमें कि महामंदी के कारण भारत के निर्यात व आयात का अर्ध पतन हो गया
और प्राथमिक उत्पादों जैसे गेहूं और जूट हुआ, उसका मूल्य वर्ष 1928 से 1934 के बीच तेजी से क्या हुआ, गिर गया। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को कम करने से मना कर दिया, इसलिए किसान बुरी तरह से संकट में आ गए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि इस अवधि के दौरान जो भारत कीमती धातुओं विशेष रूप से सोने का निर्यात बन गया, इससे वैश्विक आर्थिक उगाही अर्थात आर्थिक व्यवस्था को वैश्विक रूप से बढ़ावा मिला। लेकिन दूसरे जो भारतीय किसानों को बहुत कम लाभ मिला और पूरे भारत में किसानों की जो दशा है वो चिंताजनक हो गई और नियमित आय वाले लोगों को मूल्य के गिरने के कारण कम समस्या का सामना करना पड़ा। और वर्ष 1931 में जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब इस जो चैप्टर है इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुविकल्पीय का, लघुत्तरीय का, अति लघुत्तरीय का, दीर्घ, इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर पूर्ण रूप से आपके हाथों में, इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। बस इसको आपको तैयार करके अच्छे से जाना है। तो बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ाया है कि भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। आज इतिहास पूरा खत्म हो गया, 3 ही चैप्टर पढ़ना था इतिहास में और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जितना भी प्लेलिस्ट हमने बनाया है, प्लेलिस्ट को खोल के अच्छे से सारी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। और फिर मैं 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का कराऊंगा, कब, जब चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा तब। इसके मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा दूंगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा, आसानी से कर पाएंगे।